करें तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास कहलाता है क्वांटम फिजिक्स का। ठीक है। इसमें सारी जो है वो पार्टिकल्स से रिलेटेड डिस्कशन होती है। अच्छा, इसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, मतलब एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कह लो कि जिनको ड्राइव किया जाता है बेसिकली पार्टिकल्स की फॉर्म में। और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले यूज करेंगे वो है लाइट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, लाइट के बारे में हमने वेव नेचर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, हमने लेंसेज भी किया हुआ है। मतलब एएस के अगर आप टॉपिक की बात करो तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, यंग डबल स्लिट का किया था, डायफ्रैक्शन का किया था। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बेसिकली ये बताते हैं कि लाइट वेव नेचर रखती है। ठीक है। तो लाइट की अगर हम वेव नेचर की बात करें तो हम बेसिकली ओ लेवल से एएस तक उसकी वेव नेचर को ही पढ़ते आए हैं। ठीक है। जिसमें आपके पास, अगर आप उन एक्सपेरिमेंट्स की बात ना भी करो तो रिफ्लेक्शन से आपको ये पता चलता है कि लाइट की वेव नेचर है। रिफ्रैक्शन से आप ये आइडिया ले सकते हो कि वो वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी हमने बात लिखी थी कि वो सब वेव्स भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो लाइट की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से लाइट की डुअल नेचर है। ठीक है। और दूसरी नेचर जो है वो इसकी पार्टिकल नेचर भी है। अब आप बिल्कुल नैनो उसमें चले जाओगे ना पार्टिकल्स की स्टडी में, तो फिर आपको ये आइडिया होगा कि वो पार्टिकल नेचर कैसे एग्जिस्ट करती है। उससे रिलेटेड अभी हम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये आइडिया होगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास बेसिकली जिनकी बेसिस पे हम ये बातें कह रहे हैं। ठीक है। जिस तरह हमने एएस में यंग डबल स्लिट डायफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट किया था तो उससे हमें ये पता चला कि लाइट की तो वेव नेचर है। अब हम इसमें जो है वो इसकी पार्टिकल नेचर देखेंगे कि इसकी पार्टिकल नेचर कैसे है, जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक और एलिमेंट की बात होगी। मतलब वो एलिमेंट तो नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट हम उसे कह सकते हैं, फोटोन का कॉन्सेप्ट। तो फोटोन का आइडिया बेसिकली ये है कि लाइट्स के बारे में कॉन्सेप्ट है कि लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल करती है। मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एक तो होता है एनर्जी मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, एक है कि बकायदा आप उनके पैकेट्स बनाकर जो है वो उन्हें जो है वो ट्रैवल कर पाओ। तो उनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो कि एक पैकेट में होती है। ठीक है, पैकेट की फॉर्म में बनेगी और वो ट्रैवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे आप राइस है, राइस आप एक ओपनली रख दो तो एक एक राइस अपना इंडिविजुअल होगा, लेकिन अगर आप उन्हीं के पैकेट्स बना दो 5-5 केजी के तो फिर आप सिंपल उसे बोलोगे कि एक पैकेट 5 केजी का, तो टोटल 5 केजी जो है वो राइस आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेकर गए हो। तो इसी तरह से एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है फोटोन का, और फोटोन हम कहते हैं एनर्जी के पैकेट्स को। क्योंकि एनर्जी तो हमें लाइट से भी मिलती है, हमने सोलर के बारे में पढ़ा है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी पार्ट है, तो अ पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दूसरी बात ये कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये भी पढ़ा है कि अगर आप जैसे एक्सरेज की साइड पर जा रहे हो, गैमा रेज की साइड पर, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। माइक्रोवेव्स की साइड पर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है।
तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक है। तो द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एनर्जी को लिंक करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के साथ, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा फोटॉन्स की एनर्जी। तो इन सिंपल वर्ड्स हुआ ये कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए फ्रीक्वेंसी के। अब इसमें एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है एच। अब ये जो एच होगा ये प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट गिवन होती है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर आ गया एच, और इसकी वैल्यू भी जो है वो फिक्स होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपके पेपर में गिवन होती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। और उसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें, अब जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे फॉर्मूला से अगर रिप्लेस करवाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। इसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी है v अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर v की जगह पर हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। तो ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब आप ये देखो कि एनर्जी को अगर आपने फाइंड आउट करना हो फोटॉन की, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आप फोटॉन में देखो कि हमने कुछ पार्टिकल नेचर नहीं लिखी अभी ऐसी, बस हमने ये लिखा है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो हमने उसका मास डिफाइन नहीं किया, ना फॉर्मूला में कहीं मास है। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत नैनो बेस पार्टिकल्स, मतलब नैनो बेस स्ट्रक्चर पे आप जाओ तो वहाँ की बात होती है, जिस तरह हमने क्वार्क्स में किया था। ये प्रोटॉन को भी हमने देखा कि वो क्वार्क से कैसे बन रहा है, न्यूट्रॉन क्वार्क से कैसे बन रहा है। इसी तरह से आप और नैनो लेवल पर जाओ, तो वहां पर आपको जो एनर्जी है उसके कंबाइंड पैकेट्स आप बना लो, तो उसमें आपको फोटॉन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो वो एक मैटर की तरह होता है कंप्लीट, तो उसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिडर करते हैं। जिस तरह लाइट के बारे में अभी तक हम पढ़ते आए थे, ठीक है, उसके बारे में हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि वो पार्टिकल की तरह भी रिएक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि जिससे हमें ये आइडिया हो सके कि लाइट पार्टिकल नेचर भी जो है वो होल्ड कर सकती है। ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से आपको आइडिया हो रहा है, फोटो मींस यानी लाइट और इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब ये सारी बेसिक चीजें आपके एएस वाले वेव्स और उससे पहले जो आपने वेव्स के बारे में पढ़ा, ये सब उनसे लिंक है। ठीक है, यहाँ पर मतलब नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन लिंक और बेस ये सब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे कर रहे हैं जो आप पहले कर चुके हो। अब सबसे पहले इस
की डेफिनेशन देख लेते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इंसिडेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर्स में हमेशा अवेलेबल होते हैं, मेटल्स में हमेशा अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। और कंडक्शन में भी हमने पढ़ा है कि कंडक्ट भी किया जा सकता है उन्हें फ्रिक्शन के थ्रू, बस उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरह से फोटोन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि फोटोन ऑलरेडी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो जब वो लाइट शाइन करेगी सरफेस पर, ठीक है, तो होगा क्या कि जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस लाइट की, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी फोटॉन्स की उस कंडीशन में आपको। और इलेक्ट्रॉन्स को वो जब एनर्जी मिलेगी तो वो मेटल सरफेस से स्केप करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस phenomena occurs when the frequency of incident radiation is greater than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस तब हो सकता है जब जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? अब जिस तरह से हमारे पास ए लेवल्स और इसमें भी ग्रेडिंग होती है, तो इसमें भी एक थ्रेशोल्ड बनता है। थ्रेशोल्ड का मतलब आपको पता है कि एक उसमें नंबर होगा कि अगर आप उस नंबर तक अचीव कर रहे हो तो आपको वो ग्रेड अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी एक वैल्यू होगी, एक लेवल होगा कि जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो काम करेगा, अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो एक बेसिकली लेवल सेट किया जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें, तो मतलब ये जिस तरह आपने अपने थ्रेशोल्ड में भी देखा होगा कि वो आपको एक नंबर बता देते हैं कि ये मिनिमम नंबर है कि इस पे आपको ये ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी एक रेंज दे देते हैं। तो इसी तरह से जब एक मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर दी जाएगी कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तो अगर लाइट उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी needed to remove electrons from surface of metal with
नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये मतलब आपके पास वो मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, कि जिस फ्रीक्वेंसी पर और जिस थ्रेशोल्ड पर आप इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आपकी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मतलब आपके पास एक लाइट है, लेट सपोज, या आपके पास तीन चार तरह की लाइट अलग अलग रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि किस पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर लेट सपोज आपको 80% मार्क्स चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 80% के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तभी आपको एक आइडिया होगा कि आप उस लेवल तक कैसे पहुंचोगे। इसी तरह से किसी भी लाइट के बारे में, किसी भी रेडिएशन के बारे में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करके आइडिया होगा कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, कम है, या उसके इक्वल है। तो अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है वो इजीली वो परफॉर्म कर लेगा। अगर इक्वल होगा तो एक आइडियल सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। और अगर उससे कम होगा तो फिर उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक कॉन्सेप्ट और है, वो है वर्क फंक्शन का। जिस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, वर्क फंक्शन के लिए सिंबल यूज होगा फाई। और इसको डिफाइन करेंगे हम कि ये भी मिनिमम एनर्जी को ही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह नॉर्मली होता है, हमने थर्मल में पढ़ा हुआ है कि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉइलिंग के लिए। तो कुछ एनर्जी जो है वो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज करती है, कुछ वर्क डन में यूटिलाइज होती है जो कि बॉन्ड्स ब्रेक करने में काम आता है। तो उसमें वर्क डन जो हो रहा होता है वहां पर भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स को भी आप सरफेस से ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है। तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन needed to remove an electron from the surface of metal with negligible काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात की जिसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंबाइन होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, कि अगर आप एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की बात करो, कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो उसके लिए आपको कितना वर्क फंक्शन करना पड़ेगा। तो फिर उससे आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए कितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी। और जो हमने एनर्जी का फॉर्मूला भी ऊपर ड्राइव किया था, E इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है। तो उसी से हम, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन में, और ये बन जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मतलब उसी में हमने जब रिक्वायरमेंट्स लगा ली अपनी मिनिमम, तो इस एनर्जी की वैल्यू को वर्क फंक्शन बना दिया हमने, और इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बना दिया।
जब जर्नल जर्नल बात हो रही थी तो E = HF। जब हम स्पेसिफिक ले आए थ्रेशोल्ड पर और वर्क फंक्शन की टर्म्स पर, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, मीनिंग वही है आपके पास, बस डिफाइन करने का आइडिया थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने। आप स्पेसिफिक डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब इसमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपसे वो ऐसे ही थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं। हर बार कैलकुलेशन नहीं पूछते वो। तो अगर वो आपसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लें, तो उन करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वही कंटिन्यू टॉपिक है, कोई नया स्टार्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले एक चीज तो ये कि जरूरी नहीं है कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जर्नल प्रॉपर्टीज अलग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उनकी इंडिविजुअल अलग होती है। जैसे एक्सरे पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन विजिबल लाइट पेनिट्रेट नहीं करती हमारी बॉडी के थ्रू। तो इसी तरह से सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर सेम नहीं होगी। ठीक है, अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहले नॉट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, और ये बात हमें क्लियर भी है क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा जब थ्रेशोल्ड और ये सारी चीजें, तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हर फ्रिक्वेंसी पर तो ये पॉसिबल नहीं है। और भी हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेडिएशन। ये रेडिएशन कैसी यूज कर रहे हो आप, और मेटल कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है रेड लाइट किसी एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन एमिट करा सकती है, दूसरे से नहीं करवा पा रही। उसमें से जो है वो कोई और ब्लू लाइट करवा दे क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि हमने ये नहीं लिखा कि सिर्फ आयरन होगा, सिर्फ एल्यूमिनियम होगा, वो कोई भी हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी भी कुछ भी यूज हो सकती है लाइट की। तो ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is less than the threshold frequency। तो अगर किसी रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई जो हमने अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की। क्योंकि होता ये है बेसिकली कि आपके पास जो फोटोन है वो एनर्जी का पैकेट है। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, वो कोलाइड करेगा, और फिर इस तरह से वो टेम्परेचर इंक्रीज करके, और जब उसकी एनर्जी का लेवल इंक्रीज होगा तो वो उस मेटल सरफेस से स्केप कर जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने एवोपरेशन बॉइलिंग में पढ़ा था उसमें थर्मल का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई थर्मल का आइडिया नहीं है। फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन एट अ टाइम। तो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिसको हम फोटोन कह रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम में एक ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, या कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन एक ही एब्जॉर्ब करेगा। फिर नंबर फोर, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा। देयर इज नो टाइम डिले। मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है इसमें कोई टाइम डिले नहीं है। इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जैसे आपके पास जो है ना वो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो उसी तरह से वो एमिट होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डिले नहीं आएगा कि वो कुछ टाइम बाद जो है वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब कुछ देर से करेगा। ठीक है, फ्रॉम मेटल सरफेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे एक्सीड ही कर रही है वैल्यू, तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस जो है वो पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डिले का भी वहाँ पे आइडिया नहीं होगा और फौरन फौरन जो है वो एमिशन आपका पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो वो इक्वेशन भी आपकी बहुत सिंपल सी बन जाएगी कि जितनी भी एनर्जी है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन वो यूज होगी वर्क फंक्शन में। ठीक है, प्लस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये हो जाएगा एफ नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से भी बन सकती है। और फर्दर, ये तो आपके पास एनर्जी का आइडिया हो गया कि जब आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो थ्रेशोल्ड सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से जब ज्यादा होगी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो काइनेटिक के तौर पे यूज होगी इलेक्ट्रॉन्स के। फर्दर जो है वो पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें, तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट electromagnetic radiation is increased, तो जो हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे थे, अगर उस फ्रीक्वेंसी से, यानी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी उसके कंपैरिजन में अब आपकी फ्रीक्वेंसी पहले से ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स में आपको क्या क्या चेंजेस मिलेगी ये देखते हैं। और इक्वेशन आपके पास जो लिखी हुई है, इस इक्वेशन से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो ये आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि आप इक्वेशन देखो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम है, तो उस पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो तो काइनेटिक में यूटिलाइज हो जाएगी। तो जितना फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे थ्रेशोल्ड से, उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट में आपको ये मिलेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज द एनर्जी ऑफ as the energy of each photon incident on the metal increases। ठीक है, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब तो मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी उसे मिल जाएगी तो वर्क फंक्शन हो जाएगा। और वर्क फंक्शन होने के बाद जो है वो जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक में जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी।
वर्क फंक्शन इज स्टिल द सेम। तो बेसिकली जो इक्वेशन है हम उसी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं भी एक्सप्लेन करोगे तो आप ऐसे भी इक्वेशन देखकर बता सकते हो कि अगर आपके पास ये क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वर्क फंक्शन तो अपनी जगह पर सेम रहेगा, क्योंकि इससे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो तो मिल जाएगी। तो बाकी जो एनर्जी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया है कि जो वेस्ट होनी है वो तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी बाकी एनर्जी जो बचेगी तो वो एज अ काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी। तो द रिमेनिंग एनर्जी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ photons energy converted to काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया। और दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट का। मतलब अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मोशन ऑफ चार्जेस या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जो दूसरा चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से जो है वो करंट में चेंज आएगा। तो सेकंड फैक्टर ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट, तो इसमें चेंज आएगा और वो चेंज इस तरह से आएगा। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो रेट ऑफ एमिशन होगा, अगेन वही बात हो गई, रेट ऑफ एमिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फॉर्मूला भी अगर आप देखो तो वो इक्वल होता है क्यू ओवर टी के। यानी जितने चार्जेस जितने टाइम में एमिट आउट होंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस को लीव करेंगे पर सेकेंड। और लेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट का मतलब ये हुआ कि लेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीव कर रहे होंगे मेटल सरफेस को पर सेकेंड। ठीक है, बेसिक आइडिया इलेक्ट्रिक करंट से ड्राइव किया है। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उसका रेट का मतलब पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। तो सेम वही इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो करंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, ये एक बात हो गई। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा।
तो एक इफेक्ट तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जो आपका वर्क फंक्शन था वो तो सेम है। और वर्क फंक्शन का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे सरफेस से, उसकी बात हो रही है, क्योंकि मिनिमम जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो अपनी जगह पर सेम है। ठीक है, अगर लेट सपोज इसे 100 वैल्यू चाहिए, इसे 100 मिल गई, उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो ये सब काइनेटिक में ऐड कर देगा। ठीक है, उसे 100 चाहिए, उसे 100 मिल गई, उसके ऊपर 900 600 जो भी बचती है वो काइनेटिक के पास चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट जो है, ठीक है, ये आई जो है वो करंट के लिए मेंशन किया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट तब बढ़ेगा जब फोटो इलेक्ट्रिक यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा लीव करेंगे पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त ज्यादा होगा जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को लीव करेंगे पर सेकंड। तो करंट की कंडीशन में अगर आप देखो तो करंट की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ना पहले थी ना अब आई है। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन वही बात कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होने हैं तो वो तो उतने ही होने हैं जितना वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कोई इसमें लिंक नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी से इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप फ्रीक्वेंसी कितनी ही हाई यूज कर लो, करंट उसका सेम ही रहेगा। तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, इंटेंसिटी अलग चीज है। अभी आगे इंटेंसिटी को लिंक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या है। ठीक है, दोनों, क्योंकि मतलब जर्नल हम देखते हैं तो डेली लाइफ में तो हम इंटेंसिटी का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी डेली लाइफ में बहुत कम तो यहाँ पर बात हो रही थी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से increasing the frequency of electromagnetic radiation has no effect on photoelectric current। ठीक है, और इसका प्रोसेस हमने पहले ऊपर डिफाइन कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। ठीक है, उसकी लॉजिक हमने लिख दी कि जब आपके पास रेट इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो फ्रीक्वेंसी से अभी तक जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की।
अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, क्योंकि इंटेंसिटी अगेन एएस में पढ़ा था हमने। ठीक है, कि जितनी भी आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। तो सिक्स्थ पॉइंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा वो है इंटेंसिटी से रिलेटेड। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, अब फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इंटेंसिटी में चेंज लेकर आना है। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको वही सेम एएस वाली याद होगी, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया या पर यूनिट और पर यूनिट टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी अब इंक्रीज कब करेगी? इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगेन वही बात आ गई कि रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज कर दो, इंक्रीज बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, क्योंकि डेफिनेशन है एनर्जी ट्रांसमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो जितने ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे और आकर मेटल को, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इसमें हम दोबारा से उन दोनों फैक्टर्स की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो दोबारा से हम इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इट स्टेज कांस्टेंट। और रीजन, as the energy of each photon is still constant,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो तब इंक्रीज होती जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पार्ट बी की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, उसका रीजन सिंपल है, एज द रेट ऑफ ऑफ photons इंक्रीजेस। क्योंकि हमने ऊपर लिखा था कि इंटेंसिटी तब इंक्रीज होगी जब आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितने ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे आपके सरफेस पर, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। मोर फोटॉन्स इंसिडेंट, इट मींस मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। ठीक है, तो ये आपके पास आइडिया आ गया फ्रीक्वेंसी का और इंटेंसिटी का, कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट से आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होकर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का आइडिया क्या होता है। ठीक है, वो बस हमने डिस्कस करना है। और बस इसमें एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा कि लाइट जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो लेवल अप होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। और अगर लेवल डाउन होता है तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट रह गया, उसे हम कल कंटिन्यू करके इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। और बस उसके बाद फिर हमारा स्पेस वाला एक आइडिया रह जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है।